Okay. Is the screen visible? Yes, it is. Thank you, Mr. Chauhan. So, yeah. Yes. Note down this case about res gestae. Then we will start with a new topic. This is G. Vijayavardhan Rao versus State of Andhra Pradesh. State of AP 1996 Supreme Court. As we discussed about res gestae, that res gestae are those things which are the part of same transaction. So if a thing is part of same transaction, then it becomes relevant. And how we have to decide whether it is a part of same transaction or not? As we have discussed different illustration and different examples, something which is coming from you emotionally, that can said to be something which is a part of same transaction. If for example, if someone starts beating an individual on the street and he starts shouting बचाओ 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 बचाओ, देखो मुझे फलाना गैंगस्टर मार रहा है, तो अचानक जो दर्द से कराह की आवाज निकलती है, समथिंग विच इज वेरी इमोशनल, which comes out of itself, they are so directly interlinked with each other. जैसे when we were learning taught, you must have discussed about res ipsa loquitur, things speaks of itself. So if the conduct is speaking of itself, then it is part of the same transaction. तो जो चीज जिसे हम कह सकते हैं कि समथिंग विच इमेनेट्स फ्रॉम एन एक्शन, if action A is happening and because of that action a reaction B is happening in a natural phenomena, तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो रेस जेस्चे है. तो वो स्टेटमेंट अगर उसका रेस जेस्चे होता है तो बाद में वो कहा जा सकता है कि रेलेवेंट है, इसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है. वरना जनरली सेम स्टेटमेंट्स किसी का किसी ने सुन लिया कह दिया, वो हियर से होता है, हियर से एविडेंस की वैल्यू नहीं होती. लेकिन कुछ चीजें वो इतनी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होती हैं रेलेवेंट चीजों से दैट दे बिकम रेलेवेंट. दिस इज ऑल अबाउट रेस जेस्चर बेसिकली. तो इसमें एक केस लॉ है जी विजयवर्धन राव का. इसमें वो यही कहते हैं कि एनीथिंग विच इज कमिंग आउट एज एन एक्सक्लेमेशन बिकॉज ऑफ द इमोशंस विच आर फ्लोइंग आउट ऑफ इट, then it is a part of res gestae. So whenever you are defining about res gestae, you have to write that res gestae is a concept of evidence law. It is basically a legal fiction. एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया है. सबसे पहले तो यू हैव टू टेल देम व्हाट इज फैक्ट एंड देन व्हाट इज रिलेवेंट फैक्ट एंड व्हाट इज रेलेवेंसी. रेलेवेंसी is a method which is used in the evidence law through which different things becomes relevant because of by using common sense, and apart from that by different provisions given under the evidence act. उनकी तरफ से जो चीजें यूज होती हैं दे बिकम्स रेलिवेंट, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ थिंग्स का होना, लियाबिलिटी होना, एडमिसिबल होना या डिसेबल होना, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं. उसको हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट. तो ये रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट स्टेटमेंट और रेलिवेंट फैक्ट को ही हम डिस्कस कर सकते हैं. बट कई दफा क्या होता है कि अगर वो डायरेक्टली हमें लगता है बजाहिर कि इट इज नॉट रेलिवेंट, बट बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन इट इज सो इनहेरेंट इन इट कि दैट थिंग ऑल्सो बिकम्स I mean relevant. So this is the concept of res gestae, and res gestae is something which is an exception to the doctrine of hearsay. एंड बेसिकली जो इमोशन से निकल के चीजें आती हैं, जैसे किसी ने किसी को चाकू मारा या किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, वाइफ के मुंह से कुछ निकलता है अचानक हस्बैंड के बारे में, तो ये जो इमोशनल चीजें होती हैं दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड, टाइम गैप ज्यादा नहीं होता, तो दे बिकम रेस जेस्टे. एंड दीज थिंग्स कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दे कैन बी यूज्ड टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव एनी फैक्ट इन इशू. दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड. तो इसमें अब जयवर्धन राव में क्या है, इन्होंने ये कहा है कि इफ द स्टेटमेंट
is contemporaneous at the same time, is contemporaneous, if the statement is contemporaneous or simultaneous and exclamatory in nature, exclamatory in nature। जैसे कोई क्राइम होता है सड़क पे या कोई अजीब सी चीज होती है और बाई स्टैंडर्ड्स के मुंह से निकल जाता है, अरे यार देखो क्या हो गया, देखो इसने क्या कर दिया, तो ये एक एक्सक्लेमेशन वाला स्टेटमेंट है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी इन नेचर होता है, तो ये स्टेटमेंट्स दे क्वालिफाई एज रेस जेस्चे, दे क्वालिफाई एज रेस जेस्चे, एंड दिस रेस जेस्चे is an exception to hearsay evidence। So this you have to discuss about section 6, and after discussing about section 6, before writing about doctrine of res gestae, you have to explain what are fact, what is fact in issue, what is relevancy, and then you have to give a general glimpse of sections 5 to 35 onward, like different sections में previous conduct के बारे में आती है, things needed to introduce a new fact। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या क्या चीजें रिलेवेंट होती हैं। एक तो सेक्शन 6 हमारा हो गया, जो चीज एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में निकल के आ रही है, इट इज सो इंटरलिंक्ड विद अ फैक्ट इन इशू और एनी रिलेवेंट फैक्ट। दूसरी चीज होती है जब हम पढ़ते हैं जैसे किसी का कंडक्ट, पास्ट कंडक्ट या प्रीवियस कंडक्ट जस्ट पहले, वो भी रिलेवेंट होता है। फिर सेक्शन 9 अगर हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, तो कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस अगर की जा रही है वो रिलेवेंट हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को ये इल्जाम लगे कि तुम दिल्ली से गायब होकर कानपुर चले गए थे, तुमने क्राइम किया था दिल्ली में, इसलिए बचने के लिए तुम कानपुर चले गए। लेकिन सेक्शन 9 कहता है अगर वो ये एक्सप्लेन कर दे कि मैं एक सर्जन हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी थी मुझे कानपुर, इस वजह से मैं कानपुर चला गया। सो ये जो उसका स्टेटमेंट है, दिस इज एक्सप्लेनेटरी, दिस इज एक्सप्लेनिंग कि वो कानपुर क्यों गया, तो अब ये रिलेवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 9। अब ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सेक्शन 14, क्योंकि हमारी क्लासेस एक तो कम होती है, फिर बीमारी सारी चीजें चलती है, तो संडे पढ़ के एविडेंस एक्ट तो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है। इसीलिए आप लोगों को खुद से सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं मोटे तौर पे बताता हूं। अब सेक्शन 14 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है कोई भी फीलिंग या स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ थिंग जिसमें नॉलेज आ जाता है, रैशनेस आता है, ये सारी चीजें भी कई दफा रिलेवेंट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, पर्सन ए पकड़ा जाता है, छापा पड़ता है, उसके पास कई सारे काउंटरफीट कॉइन्स निकल के आते हैं। अब अगर वो ये कहता है कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, तो अब ये उसकी इंटेंशन, दिस इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, बट इसको भी रिलेवेंट मान लिया गया है। अब कैसे रिलेवेंट माना गया है? अगर वो ये शो करता है पर्सन ए कि मेरे पास जो काउंटरफीट कॉइन आए हैं, तो आप ये देखो अगर मेरे पास काउंटरफीट कॉइन आए तो मैंने किसी ऐसे बंदे को बुलाया था जो कॉइन्स को पहचानता है कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉडुलेंट है, और उसने मुझे बताया परख के कि ये जेन्युइन है। तो अब यहाँ पे उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो रिलेवेंट हो गया। या अगर वहां पे कोई ये प्रूफ करता है कि इससे पहले जो ये डीलिंग करता था अक्सर इसके पास काउंटरफीट कॉइन्स आते थे और भी कई सारे कॉइन्स मिले, तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि इसकी इल इंटेंशन थी। तो नाउ दिस बिकम्स रिलेवेंट। So how things are becoming relevant, the part of relevancy is from section 5 to 55। अब डाइंग डिक्लेरेशन हम इसके आगे पढ़ेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन कई दफा रिलेवेंट हो जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई आदमी स्टेटमेंट देता जनरली नहीं माना जाता, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में वही चीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्ट्रिन है, वो मुझे लैटिन फ्रेज याद नहीं आ रहा, कि मरता हुआ आदमी कभी अपने मुंह पे होंठों पे झूठ लेके नहीं मरता। हालांकि इसमें कई दफा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं मरते वक्त भी झूठ बोलते हुए जाए, यू नेवर नो, मे बी बिकॉज मेनी सर्कमस्टांसेस। लेकिन ज्यादातर ये माना गया कि कोई मरता हुआ आदमी जनरली झूठ नहीं बोलेगा। तो इफ सम पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट अबाउट हिज फीलिंग और अबाउट द कॉज ऑफ डेथ एंड देन ही डाइज, डाइंग जरूरी है, अगर बच गया तो फिर वो नहीं माना जाएगा स्टेटमेंट, और किसी सेक्शन में आ जाए डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे नहीं माना जाएगा। लेकिन मर जाता है या मर जाती है और कोई स्टेटमेंट आया था, तो देन इट बिकम्स अ डाइंग डिक्लेरेशन। जैसे अभी अर्नब गोस्वामी वाले केस में हम देखेंगे,
अगर उसने वो सुसाइड कर ली उस आदमी ने और उसकी मदर ने सुसाइड कर ली और उन्होंने लेटर में इनका नाम लिख दिया, तो एक तरह का डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, क्योंकि वो मर गया। अगर वो नहीं मरता तो ये बातें वो नहीं प्रूव कर पाता, लेकिन मरने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाती है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी, फिर कोर्ट से परमिशन नहीं ली, कोई पॉलिटिकल इशू हुआ जिसकी वजह से वो केस खुला या नहीं खुला, फिर वो बेल वाला इशू जो आता है कि राइट टू लिबर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और किसकी लिबर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, और सेशन कोर्ट्स का पावर क्या है, हाई कोर्ट का क्या पावर है बेल देने में, पहले उसको एग्जॉस्ट करना चाहिए। रोस्टर सिस्टम क्या है सुप्रीम कोर्ट का कि कौन सा केस कब हमें फ्लैश करना है, तो वो एक अलग चीज। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये डाइंग डिक्लेरेशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया ताकि ये पता लगे कि चीजें रेलेवेंट कैसे होती हैं। तो रेलेवेंसी जो चीजों की होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉमन सेंस, प्लस जो हमारे प्रोविजंस दिए हुए हैं एविडेंस एक्ट में, अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं। तो मतलब दिस इज माय रिक्वेस्ट कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 14 तक के जो पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 14, ये 4-5 सेक्शन विद इलस्ट्रेशंस आपने पढ़ने हैं, तो ये चीजें क्लियर होंगी। तो अब जो ये केस मैंने बताया आपको, तो जब भी जिक्र आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म रेस जेस्चे, तो रेस जेस्चे इज अ लीगल डॉक्ट्रिन, a legal fiction created by the courts in England, world around and in India, and it is also accepted in our evidence act कि anything which is contemporaneously and very inherently linked to a fact in issue or to a relevant fact, then it also becomes relevant. It is an exception to hearsay evidence, because some things जो कई दफा एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में आती हैं या इमोशन के फॉर्म में आती हैं, वो ज्यादातर सच होता है। तो इस कॉमन सेंस के ऊपर, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस बेसिकली, एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज मिथ। तो अब ये चीज जो है, इस वजह से रेस जेस्टे बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द केस लॉ जहां पे बताया गया है कि हम उस चीज को मानते हैं रेस जेस्टे जब थिंग्स डन बिल्कुल एक साथ हो, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो, दे शुड बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन में गैप कितना आएगा कितना नहीं आएगा, यू हैव टू सी डिफरेंट जजमेंट्स। अब इंग्लैंड में कई बहुत सारे बोगस जजमेंट आए हैं जहां पे थोड़ी सी देर में, अब किसी का रेप होता है, घर आके ही बताएगी कि रेप हुआ, अगर नहीं पुलिस को बुलाया। अब वो कह रहे हैं क्योंकि घर आने में गैप हो गया, देन ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये कई सारे उसमें कंट्राडिक्शन है, तो यू हैव टू सी फ्यू जजमेंट। मैंने एक जजमेंट बता दिया जिससे कि हम ये बता सकें कि रेस जेस्टे क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे आंसर में फैक्ट क्या है, रेलिवेंसी क्या होती है, रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कई क्लासेस में, इसलिए मैं दोबारा नहीं डिस्कस करना चाहता उसको। आफ्टर डूइंग दिस देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 5 to 55, section 8, 9, 11, 14, and then you have to say this is an exception, it is a legal fiction created कि ट्रायल चल सके। लेकिन ये भी एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर है। जो चीज बिल्कुल साइमल्टेनियस होती है, सेम ट्रांजैक्शन में होती है, और सेम ट्रांजैक्शन के साथ साथ उसमें कोई बनावट नहीं होती। जैसे एक केस था इंग्लैंड का, वो अपनी वाइफ को जला देता है, वो रूम से निकलते हुए आके चिल्लाती है अपने हस्बैंड का नाम लेके, लुक व्हाट ही हैज डन टू मी, व्हाट ही हैज डन टू मी। तो लोग वहां सुन लेते हैं, तो इसे रेलिवेंट माना गया, पार्ट ऑफ रेस जेस्टे। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ रेस जेस्टे। अब नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ एडमिशंस एंड कन्फेशंस। आई थिंक यहां तक इज इट ओके? अब थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4-4, 5-5 क्लासेस हमें वी नीड। So, but I know you people are so intelligent, you will do it by yourself when you will read, I mean, any book. मैं ये कहूँगा, मैं तो सिर्फ आपको ये फीडबैक दे सकता हूँ कि यहाँ सारे एडल्ट हैं, नॉट ओनली एडल्ट हैं, आई मीन most of us are middle age, I am certainly much ahead of that. तो आपको हर चीज थोड़ी, हर हरफ थोड़ी पढ़ के बताना है। आपने जो समझा दिया बहुत है, बाकी खुद भी तो पढ़ने दीजिए ना कुछ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू मिस्टर राजीव। मिस्टर राजीव क्या है ना, असल में जब हम फिर BA LLB के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही छोटे हैं, 18-19 साल के, तो वो बेचारे एक एक चीज पूछते रहते हैं, तो हमें बड़ा चेंज करना पड़ता है, तो वो एक जंप मारना पड़ता है। अच्छा, फिर कई दफा क्या फीलिंग होती है ना, जब कई वीक के बाद क्लास होती है, खुद एक अंदर से अजीब सी गिल्ट सी फीलिंग आ रही होती है कि कवर नहीं हो रहा सिलेबस। तो ये थोड़ा सा एक थोड़ी अब कवर हो गया ना, बाकी खुदा के लिए, आई मीन यू कैन ओनली सर्व, यू कैन ओनली टेक अ हॉर्स टू वाटर, ही हैज टू ड्रिंक हिमसेल्फ। No, we need spoon feeding also. Jesus Christ, I didn't know you were here. I say, Neelam, I had no idea you were here.
Neelam But certainly I'm does there. not need any spoon feeding. She can write anything out of anything. Don't worry, Adnan. Yes, Mr. Chauhan, you are I so vouch for her. Don't yes, worry. yes, yes. She is very intelligent, Mr. Chauhan. As you are saying, I Absolutely, know she's very absolutely intelligent. is. She can speak anytime Yeah. on any issue. She can speak. I know she can write. Also, Yeah, ma'am, yeah. we will even try to. You are a very good teacher. You are teaching very well. Thank will you. you will get short notes. You will get short notes. So I think that will suffice. Okay. And if you have any doubt regarding anything, we are always available. You can ask us. I just wanted to show my presence. It's so nice. It's so nice. That I exist. I am there. Then you should open your video also. Unique. Yes. It's very good. I'm a little busy with the child. Okay. It's good, Mr. Chauhan. It's very good. This unique is very good. पास होने के लिए इतना काफी है मेरे लिए. पास होने के लिए काफी है. बस मैं एक चीज आप सब लोगों से कहूंगा, नीलम मैम, मिस्टर चौहान, हाँ, मोर देन इनफ है यूनिक यूपी में पास होने के लिए. लेकिन मैं बहुत वो वो दुखी है, क्या कहते हैं हम उसको. Is that I don't see the name iPhone? Is it Raina? Yes, sir. Yes. Hey, look, I'll tell you what. I will send you a picture of this. This is Penicia for passing. Right. Okay. This is Penicia, really. I mean, just 40 pages and out you go. You'll pass the exam with this. That's great, sir. Okay. I'll send you a picture of this, sir. Completely agreed. Perfect. Yeah. Completely agreed. This unique is a panacea for passing examination in CCS. I completely agree with this. बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अब जैसे डीयू में होता है वहां पर भी दुखियां आती है एके जैन की, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जो डीयू की जो एके जैन की दुखियां हैं वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वाले भी और जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन वाले भी पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी क्वालिटी अच्छी है यूनिक से. तो लेकिन सीसीएस में पास होने के लिए यू हैव टू गो थ्रू, ये इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, ये रामबाण इलाज है सीसीएस में पास करने का. लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि एके जैन की एक वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3. तो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ लॉ जो हमारे इंडिया में पता होना चाहिए हमें, यूज जो होता है मेन, वो बहुत शॉर्ट में आपको एके जैन में मिल जाएगा. तो वैसे आप एके जैन की दुखिया ना लेके, वो एक वॉल्यूम आता है, उसमें सारे लॉज हैं, आप वो लीजिए. वॉल्यूम 1, 2, 3. हाँ, वॉल्यूम 1, 2 एंड वॉल्यूम 3. तो उसमें बहुत ही शॉर्ट में सारे लॉज दिए हुए हैं. तो फॉर कंसेप्ट के लिए आप वहां चले जाएं, और एग्जाम पास होने के लिए इट इज यूनिक, विच इज द अल्टीमेट पनिशिया. और सबसे बड़ा गॉस्पल तो बेर एक्ट है. तो कुछ ठीक है. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ एडमिशंस एंड एडमिशंस. वी विल स्टार्ट कन्फेशन बाद में. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, एडमिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकृति, या उर्दू में कहेंगे इकरारनामा. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एडमिशन. तो अपने बेर एक्ट आप निकालें, मैं भी निकालता हूं. अच्छा, इंद्रदीप रैना, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. Very well. Okay. So, can you differentiate between an admission and a confession? Then we will start with it. थोड़ी clarity हो जाएगी. Okay, sir. 1 second. मतलब कॉमन सेंसिकल आंसर चाहिए, लीगल आंसर की जरूरत नहीं है. लीगलिटी हम देखेंगे एक कॉमन पार्लेंस में. Sir, admission would be anything that what you present first when you file a case, when it's ongoing. It's a sort of an evidence which is given before. Confession is made, you are made to do it. It can't be necessarily, you can do it by yourself also, but you can be brought in like a witness also when you confess to something, that you've committed it or not. Okay. That's as per my understanding. Okay, Mr. Rajiv, yes please, Mr. Rajiv. मुझे लगता है कुछ सिविल क्रिमिनल कैटेगरी होगा इसमें. हाँ, एडमिशन होगी बिल्कुल सिविल में, और कन्फेशन होगा क्रिमिनल में. बिल्कुल ये बात है. अगर जैसे एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और मैं जाके अदालत को कहूँ कि नहीं जी, मैंने हलफनामा दिया था वो गलत था, अब मैं एडमिट करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी दरअसल अदनान की है, ठीक है, ये तो हो गया एडमिशन जी. और अगर एक
एक चोरी का मुकदमा चल रहा है जो मैं पहले कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं की, और अगर मैं जाके कहूँ नहीं साहब चोरी मैंने की थी, तो ये कन्फेशन है. That's my वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बिल्कुल आपने इसका क्रक्स बता दिया. अब किस सेक्शन में क्या है ये अलग बात है. देखिए, जब हम पहले एडमिशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो एडमिशन का हिंदी में मैंने बताया कि स्वीकृति है, किसी चीज को स्वीकार करना. तो अगर हम बहुत ही नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज पे अगर अभी आते हैं, तो एडमिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है जो हम कह रहे हैं. अब चाहे वो ओरल हो, चाहे वो हमने रिटर्न में लिखित में दिया हो, जो स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्री हमारे स्टेटमेंट या ओरल स्टेटमेंट की वजह से किसी फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट पे या फैक्ट इन इशू पे कोई इन्फ्रेंस आ रहा हो, वो एडमिशन होता है. लेकिन एडमिशन जो है बेसिकली ये आपके बेनिफिट के लिए भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, और ये आपके खिलाफ भी हो सकता है. एडमिसिबिलिटी, आप इसको ऐसे समझिए कि एडमिशन जो है वो एक बड़ा लेवल है. कन्फेशन एक एडमिशन का पार्ट है. जैसे मर्डर इज अ पार्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो उसी तरीके से जैसे हम ये कहते हैं कि ऑल द प्रोफेसर्स हु आर टीचिंग लॉ आर बेसिकली लॉयर्स. ये बात ठीक है, उनके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, एडवोकेट्स एक्ट में रजिस्टर होने चाहिए. बट ऑल द एडवोकेट्स आर नॉट लॉ प्रोफेसर्स, क्योंकि उनके पास मास्टर डिग्री नहीं है या रिसर्च डिग्री नहीं है या उन्होंने एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई किए हुए. तो उसी तरीके से हर एक कन्फेशन एडमिशन होता है, मगर हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं होता, क्योंकि एडमिशन इज बेसिकली नथिंग बट एन स्टेटमेंट, वेदर वो ओरल फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट्री रिटन फॉर्म में हो, वो एक स्टेटमेंट है. और वो स्टेटमेंट क्या करता है, वो एक इन्फ्रेंस डालता है. अब इन्फ्रेंस के लिए मुझे कोई हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा, मैं इसमें क्या बोलूं. एक इन्फ्रेंस डालता है. मिस्टर चौहान कैन हेल्प मी लिंग्विस्टिक निष्कर्ष नहीं, दैट कंक्लूजन. अब डिगलॉट लेनी पड़ेगी डायरेक्ट हम लोगों को. तो Sir, basically it's a type of a reference. रेफरेंस Draw an डाले. inference. वेरी It's a नाइस. reference. एक रेफरेंस डाले, कोई किसी पे आक्षेप लग रहा हो, कोई चीज निकल के आ रही हो वहां से सामने, तो कोई इन्फ्रेंस डालता है. जैसे फैक्ट इन इशू ये है कि फलाने ने चोरी की नहीं की, या प्रॉपर्टी किसकी, जैसे मिस्टर चौहान अभी एग्जांपल दे रहे थे. तो इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट देता है जिसमें कोई इन्फ्रेंस होता है, जैसे किसी ने देखा कि मिस्टर चौहान ने कोई प्रॉपर्टी मुझे लिखी, ठीक है, कोई अटेस्टिंग विटनेस था या कोई वहां पे मौजूद था जब हमारी डीलिंग आपस में हो रही थी, तो ये एक तरीके का इन्फ्रेंस हो गया. तो अब वो बंदा जो भी स्टेटमेंट देगा, तो अब वो स्टेटमेंट देता है मैंने देखा, या मैं स्टेटमेंट देता हूं कि अब चौहान साहब ने कहा कि ये प्रॉपर्टी अदनान आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया, तो ये एक तरह का एडमिशन हो गया. अब जैसे और एक मेन डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा एक वह है, उसका एक पार्ट है. जैसे ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, मतलब इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. इट इज बेसिकली एक, जैसे अगर हम वो डिवाइड करते हैं साइंटिफिक फॉर्म में कि पहले फाइलम आता है, फिर फैमिली आता है, फिर स्पीशीज आता है, तो सबसे नीचे वाली स्पीशीज कन्फेशन है. कन्फेशन जितने भी होते हैं वो एक तरह के एडमिशन ही होते हैं. एडमिशन कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो इन्फ्रेंस डाल दे किसी फैक्ट इन इशू पे या किसी रिलेवेंट फैक्ट पे, कोई इन्फ्रेंस डाले, इसे हम एडमिशन कहते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि एडमिशन जो है हमारा, हाँ एडमिशन की खास बात ये दोनों में होता है, क्रिमिनल में भी और सिविल में भी, लेकिन मेन ताल्लुक इसका सिविल से होता है एडमिशन का. अगर आप ऑर्डर्स पढ़ेंगे अभी सीपीसी में, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल देते हुए चलूं एडमिशन का, सबसे पहले होता है कि प्लेंट फाइल होती है. प्लेंट फाइल होगी जिस प्लेंट में ये कहा जाएगा कि मेरी ये राइट इन्फ्रिंज हुई है और ये बात है, और फिर अगली पार्टी को जब नोटिस जाएगा तो विद इन टाइम पीरियड उनको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है. उसको डिनाई करेंगे, कुछ चीजों को मान लेंगे. अब वो जो रिटन स्टेटमेंट में कुछ चीजों को मानते हैं, जैसे कि मेरे पे किसी ने केस किया कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आपने कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कह रहा हूं पैरा 1 में कि पैरा 1 इज एग्रीड कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. पैरा 2 में वो लिखता है कि आपने पेमेंट टाइम पे नहीं की, मैं कहता हूं इट इज पार्टली एग्रीड एंड पार्टली डिनाइड, ये पेमेंट हुई, एक पेमेंट नहीं हुई. तो अब मैं जहां पे मैंने कह दिया वो मेरा एक तरह से क्या है, एडमिशन है, क्योंकि जो फैक्ट इन इशू था हमारा उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस डाल रहा है ना, तो ये एडमिशन है हमारा. और जनरली एडमिशन आदमी को ये माना जाता है, कोई भी इंसान जो है, मैं सेल्फिश तो नहीं कहूंगा, ह्यूमन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड होता है. सबसे पहली जो हमारी सेंस होती है वो ये होती है सेल्फ प्रोटेक्शन एंड
सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे पहली हित होती है इंसान की, सबसे पहला सेंस जो होता है। तो ये माना जाता है लीगल जुरिस्प्रूडेंस में हमारी कि एडमिशन जो है अगर वो अपने अगेंस्ट कर रहा है तो हम उसको मान लेंगे फेस वैल्यू पे, बट अगर एडमिशन इज फॉर सेल्फ सर्विंग एडमिशन तो हम उसको नहीं मानते। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 21 में, अदरवाइज एडमिशंस को नहीं माना जाता। तो अगर हम एडमिशन के बारे में लिखेंगे तो हम ये इस पे ध्यान नहीं देना हमें कि अगेंस्ट है कि सेल्फ सर्विंग है, बस आपको ये लिखना है कि ये एक स्टेटमेंट है, वेदर इट इज ओरल और डॉक्यूमेंटेड और रिटन, एंड इट शुड सजेस्ट सम इन्फ्रेंस अपॉन फैक्ट इन इशू अपॉन रिलेवेंट फैक्ट, दैट्स इट। ये होता है हमारा एडमिशन। अब इसके आगे हम जाएंगे, कौन, हु कैन मेक एडमिशन, एनी पर्सन कैन मेक एडमिशन। दूसरा, एनी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ दैट पर्सन कैन मेक एडमिशन। अब तीसरा मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ जो हमारा लॉ बताता है क्या है। अब तीसरा हमारा लॉ ये कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हायर किया है मिश्रा सर को, मिश्रा सर को मैंने हायर किया कि मेरे बिहाफ पे आप जाके रेंट जो है, अब बताइए 10 मिनट बाकी रह गया इतनी जल्दी, अभी तो शुरू हुआ। रेंट जो है कलेक्ट करना है आपको, रेंट कलेक्ट करना है नीलम मैडम से, मिश्रा जी को मैंने कह दिया, और मिश्रा जी जो है रेंट कलेक्ट नहीं करते। अब मैं सू करता हूँ मिश्रा जी को, भाई आपने रेंट कलेक्ट नहीं किया नीलम मैम से। मिश्रा जी ये कहते हैं कि नीलम मैम के ऊपर आपका कोई बकाया नहीं है, शी इज नॉट लायबल टू पे, ये मिश्रा जी कह रहे हैं। अब यहां पे अगर नीलम मैम आके ये कह देती है नहीं नहीं बकाया है, तो नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ हर बिकम्स एन एडमिशन। इफ अ पर्सन whose position is important, even though he or she is not a party, but the ascertaining of his or her position is important for giving an inference towards the relevant fact, then that person's statement is also admissible. हर स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में, चाहे वो एडमिशन ही क्यों ना हो। तो उसकी कुछ शर्तें हैं और कुछ कंडीशंस हैं। तो एक कंडीशन क्या हो गई, पर्सन खुद प्रोसीडिंग्स में अगर वो कुछ कहता है तो अगली प्रोसीडिंग में वो रिलेवेंट हो गया उसके ऊपर। और अगर आप सिविल साइड में जाते हैं, जैसे ही फैक्ट रिटन स्टेटमेंट आप करते हैं, तो वहां एडमिशन मैंने बताया कैसे होता है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करता है इश्यूज क्या है। आफ्टर सीइंग द प्लेंट एंड देन आफ्टर सीइंग द रिटन स्टेटमेंट, वो ये देखता है कंट्राडिक्शन कहां पे हो रहा है, इनमें विरोधाभास कहां पे है, तजाद कहां पे है। जब वो ये डिसाइड करता है, फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है सिविल केस में। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होगा कि ये पॉइंट है जहां पे वन पार्टी इज असर्टिंग, अनदर पार्टी इज डिनाइंग। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो कोर्ट कई दफा नोटिस भेजता है, अगली पार्टी नोटिस भेजती है दूसरी पार्टी को, आप इसको एडमिट कर लो। इसे कहते हैं नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स। अब वहां पे जैसे ही वो एडमिट करता है तो चीजें और क्लियर होती जाती हैं कि भाई फैक्ट इन इश्यू आखिर क्या है। वो इस हद तक एडमिसिबिलिटी कर देती है। सबसे पहली बात, ये टाइम बचाता है एडमिशन, ये क्लियर हो जाएगा किस पॉइंट पे कंट्राडिक्शन है, वहां पे अब इनमें बहस होगी। तो ये होता है एडमिशन आपका सिविल साइड में। अब हो क्या जाता है कन्फेशन में, जब कन्फेशन की बात आती है तो बेसिकली इट इज इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी मतलब ये इंक्रिमिनेट करता है सेल्फ को। एडमिशन कैन बी बोथ, इट इज न्यूट्रल, इट कैन बी फॉर द बेनिफिट एज वेल एज अगेंस्ट। बेसिकली अगेंस्ट में ज्यादा माना जाता है ह्यूमन नेचर की वजह से, बट सेक्शन 21 ने 3 एक्सेप्शंस दी हैं, वी विल डिस्कस इट। लेकिन कन्फेशन क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एन एडमिशन, बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट शुड बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, इट शुड बी इनकल्पेटरी। एक ऑफेंस खुल के आना चाहिए कि मैंने किया है। तो एक क्रिमिनल हो गया, एक सिविल हो गया। इफ एडमिशन इज द जीनस देन यस यस ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट टच किया अदनान, कि एडमिशन कैन एक्चुअली बी ईदर इन माय फेवर और इन द फेवर ऑफ द अदर पार्टी. It can be actually made by even a third party. Admission of from a third party, favoring A or favoring B. Yes. Whereas जो confession जहाँ तक सवाल है वो by definition self incriminatory कह लीजिए, या inculpatory, self inculpatory. हाँ, self inculpatory. So I think वो अपने आप को harm करने वाला ही होगा necessarily. अपने आप को ही harm करने वाला होगा। इसीलिए फिर हम confession को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है जुडिशियल कन्फेशन, एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में भी 2 किस्में हैं। अब मान लीजिए कि मैं चौहान साहब पे बड़ा भरोसा करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, अब मैंने कोई गलती करी, मैंने आके कन्फेस कर दिया ठीक है, अब मैं कन्फेस कर रहा हूँ,
या आप देखते हैं कैथोलिक क्रिश्चियंस में वो जाते हैं फादर के सामने, वो कन्फेस करते हैं अपनी गलती, तो वो कन्फेस कर रहे हैं। अब एक कन्फेशन हो गया, मैंने फैमिली पे, फ्रेंड पे कहीं कन्फेस किया, एक कन्फेशन है जो मैं कोर्ट में करूंगा, एक कन्फेशन है जो पुलिस वाला कराएगा। तो आप उसकी तो बात रहने दीजिए, उसकी तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब जब हम कन्फेशन आगे पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन नहीं होता, ये माना नहीं जाएगा। ये हमारे लॉ के प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम इस तरीके की है कि अब हमारे पास ऐसे लॉज हैं कि कन्फेशन अगर आप करेंगे पुलिस वाले के सामने तो माना जाएगा। अब I didn't know that. नो, इट वाज देयर इन टाडा, टाडा फिर हटाया गया, फिर इट वाज देयर इन पोटा। अब जो है हमारा यूएपीए है, यूएपीए में तो अब ये पोजीशन है कि अगर एक दफा आपके खिलाफ गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया कि इनके खिलाफ यूएपीए लगाओ, तो बेल की सब राइट खत्म हो जाती है आपकी, कोई राइट ही नहीं बचता। But sir, that is not applicable on every citizen, right? That is applicable on every citizen once the government gives sanction. Now it depends upon the Yeah, once the government gives. yes. अगर अब जैसे ये क्या नाम है इनका, उद्धव ठाकरे अगर कोई ऐसी चीज करता और यूएपीए में लगा देता इनके ऊपर, अर्नब गोस्वामी साहब के ऊपर, तो उनकी बेल ही नहीं होती। यूएपीए इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और इसमें काफी चेंजेस हुए हैं। पहले ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हम डिक्लेयर करते थे कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ थ्रेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ सो एक्टिविटीज and because of these activities we declare this organization to be a terrorist organization. But now an individual can be declared a terrorist and there is no definition of any terrorism. तो अब वो राइट टू लिबर्टी वाला ये तो पूरा रिसर्च का एरिया है कि ये तो रिसर्च करना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू मेनी केसेस एंड देन यू हैव टू रिसर्च एंड मेक इट आउट। तो जनरल जो रूल था हमारा कन्फेशन वाला, नहीं वो 21 नंबर कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21? हाँ, अब आर्टिकल 21 की बात, अब आर्टिकल 21 की जहां तक बात है, अब आर्टिकल 21 अभी जो जजमेंट आया है चंद्रचूड़ साहब का सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यही तो कहा कि अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लिबर्टीज को तो कौन प्रोटेक्ट करेगा। जबकि हुआ क्या था, जब इनको डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से, जबकि मैं मानता हूं कि ये उतना गलत था एक तरीके से उसको अरेस्ट करना, इसलिए गलत था कि क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी थी। क्लोजर रिपोर्ट के बाद लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन का राइट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जजेस के पास ना जाके वो वहां की मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया दोबारा ट्रायल, उसकी रिक्वेस्ट पे, उसकी वाइफ की। तो ये एक अलग चीज थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने कर दिया। अब जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो देन यू हैव टू गो फॉर बेल टू द नॉर्मल कोर्ट ऑफ सेशन। Yes. I know we are digressing. I know Adnan, but I have a genuine question here. Yes, मुझे ये बताइए कि वो अंडर सेक्शन 32 या 226 के अंदर जाके जो 5 तरह की रिट होती है, जी, क्या habeas corpus, fundamental right, that in itself is a fundamental right to seek those 5 of them, mandamus or whatever you have. बिल्कुल habeas corpus will be the right one here. गिरफ्तार हो जाता है, बिल्कुल habeas corpus, having the body, exactly. habeas corpus तो लगेगी ना, फिर वो तो I mean that's above everything, isn't it? Of course. अब देखिए, अगर हमारा टाइम एंड हुआ तो मुझे आगे कोई क्लास नहीं, तो हम दोबारा शुरू कर देंगे अगर आप लोगों को इशू ना हो। अरे खुदा के लिए छोड़िएगा, नहीं, बात करेंगे 10 मिनट बाद। अपनी तबीयत देखिए मैं पहले, आप हाँ, मैं ये वो बिल्कुल है, अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो लेकिन स्ट्रेट अवे नहीं जाते जनरली। वो क्या होता है, हमारा जो मेथड है यहाँ पे, अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो इमीडिएटली बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। सेशन कोर्ट आपको बेल देगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको बेल देगा ही देगा, वरना तो फिर जो अरेस्ट होगा सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो एक इन्होंने स्टेप बनाया है कि मान ले कि अगर, और या तो बहुत ही ऐसा केस हो कि बहुत बड़ा वायलेशन किया जा रहा हो, साफ साफ नजर आ रहा हो कि स्टेट जानबूझ के कर रहा है, तब कोई डायरेक्ट जाए। वरना अगर कोई नॉर्मल केस है तो बेल के लिए आप सेशन कोर्ट जाइए, वो बेल दे देगा। वो रिजेक्ट करता है तो आप सेशन कोर्ट में जाइए, मजिस्ट्रेट के बाद फिर हाई कोर्ट भी है। तो सारे चैनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया, हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी जो आपकी राइट है पहले एग्जॉस्ट करिए नीचे, और उन्होंने कहा था कि दे दो बेल उसको। लेकिन उतनी देर में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, रोस्टर में सबसे पहले उसका नाम आ गया। ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो 6-6 महीने से यूएपीए में और भी कई केसेस में जेल में बंद हैं और हैबियस कॉर्पस। Sir, Supreme Court in the case of Sanjay Chandra has laid down that bail is the rule and jail is the exception. Yes, of course, yeah, true. Okay. Yes. True. मतलब what my concern is not कि why Mr. Goswami got the bail. My concern is why not others are getting bail then. My concern is this. My concern is not that why he got the bail. He should have gone through the proper process.
but even if the process is not being followed for him and he is being given instant justice, that is also very good. I completely agree and adhere to it. But my question is, why not for others? Are not they equal citizens? What is the ground of this discrimination? So the ground All for citizens, you see, you have to accept that in a democracy, all citizens are equal, but some citizens are certainly more equal. True, I completely agree to it. तो अब यहाँ पे ये सवाल है कि या तो कोई उसमें कोई रीजनेबल डिफरेंशिया हो, तो रीजनेबल डिफरेंशिया जो सामने आता है दैट इज यूएपीए. बट यूएपीए के जिस तरह से लॉ बनाया गया है वो तो ऐसा है कि किसी पे भी कुछ कह दो, अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, मतलब नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए, इफ एनी गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने भी शिवसेना वाला एग्जांपल दिया, या कोई कांग्रेस गवर्नमेंट भी अगर किसी पे भी लगा दी तो वो तो अंदर ही रहेगा. ये तो अजीब किस्म का वो हो गया. तो और ये बेसिक हमारे लॉ के पोस्टुलेट्स के खिलाफ है ये सारी चीजें. और अब चंद्रचूड़ साहब ने जो चीज कही है, बाकी जजेस वो उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे. फिर रूस्टर सिस्टम हमारा एक अजीब किस्म का होता है. कौन सा मैटर कब सेट करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. तो हो सकता है कि चिदम्बरम के टाइम में 1 महीने बाद आपको भेजा जाए. तो इट्स वेरी, मतलब देन इट डिपेंड. लेकिन हर चीज का